हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका @mathlover01 में, जहां अपन आज मॉडल पेपर 8 का सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर के सोल्व करके यूट्यूब पर डाल दिए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनको मैंने बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करके डाले हैं, जिससे आप बिल्कुल ही इजी तरीके से उनको सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो आज अपन मॉडल पेपर 8 का ए भाग को सोल्व करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे अपन इन प्रश्नों को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास पहला प्रश्न है, खंड ए का पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर का अपने को क्या करना है, विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में अपने को लिखना है। तो यहाँ पे अपने पास पहला प्रश्न है कि 2√5 एक कौन सी संख्या है? यह पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या एक पूर्ण संख्या है? तो अपने पास 2√5 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा होता है, तो अपने पास हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अपने पास अब है नेक्स्ट प्रश्न कि बहुपद px का शून्यक जहां px बराबर ax प्लस 1 है, तो यहाँ पे दे रखा है कि a बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अपने को क्या ज्ञात करना है? इसका एक शून्यक ज्ञात करना है। तो अपने पास दे रखा है कि px बराबर ax प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे कि ax प्लस 1 बराबर क्या है, 0 मान लेते हैं। तो ये प्लस का 1 है तो बराबर की उधर जाएगा, तो किसका बनेगा? माइनस का 1। तो ax बराबर होगा माइनस का 1। ये a अक्ष से गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या लगेगा? भाग। तो x बराबर आएगा अपने पास 1/a। तो ये क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शनों में से? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न कि बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्य ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को पहले इसको क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है? 1, फिर है 2, 3, 4, 5 और 7, ये है। तो इनमें कितने नंबर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आए। तो इनमें से क्या करेंगे? लास्ट वाले 2 को छोड़ देंगे, शुरू वाले 2 को छोड़ देंगे, जो बीच में 2 मान बचे हैं उनका क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि 3 + 4 और इनमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 4 कितने हुए? 7। 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3.5 आ जाएगा इसका मान। जो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि इसमें क्या करना है? पहले आरोही क्रम में लिखना है, माध्य पूछ रहा है तो फिर जो लास्ट वाले मान है उनको छोड़ने हैं 2 को, पहले वाले 2 मानों को छोड़ना है, जो बीच में 2 मान बचे हैं उनका योग करना है, फिर उनको 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 का भाग देना है। तो 3 और 4 कितने हुए? 7। 7 को 2 से भाग किया तो कितना आया? 3.5। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ड। अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि 3x + 2y बराबर कितना है? 11। 3x + 2y बराबर है 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो अपने पास ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के मान रखते हैं इसमें कि 1 और 4, ये x का मान है और ये y का मान होता है। यहाँ रखेंगे 3 × 1 + 2 × y का मान कितना है? 4 बराबर 11। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 + 2 को 4 से किया तो 8 बराबर 11। 3 और 8 कितना हुआ? 11। तो मतलब इस समीकरण को क्या कर रहा है? कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है? पहला ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने पास पहला ही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित एपी के लिए सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं अपन? कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है, तो अपने पास सार्वअंतर आ जाता है। तो अपने पास इसमें दूसरा पद क्या दे रखा है? 1/में
4 और पहला पद दे रखा है 3/4, तो दूसरे पद में से अपन ने पहले पद को घटाना है, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 4, तो 1 - 3 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का लैसे 4 आया है, इसमें भी 4 है नीचे, इसमें भी 4 है नीचे, तो क्या आएगा 1 - 3/4। 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -2/4। जब इसको 2 को और इस 4 को दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या है अपने पास -1/2। तो जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का क्या मध्य बिंदु हो और AB² + AC² बराबर x, BD² + AD², तो x का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे अपन ने एक त्रिभुज बना लिया, जैसे ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज AB और C, इसमें बता रखा है कि डी भुजा BC का क्या है, इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या मध्य बिंदु है, ये D। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि BD बराबर क्या आ गया DC, मतलब दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर दे रखी हैं। और अपने पास समीकरण ये दे रखा है कि AB² + AC² बराबर x और BD² + AD², ये दे रखा है अपने पास, है ना। तो अपने पास जैसे अपन ने बुक में है प्रश्नावली 6, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हों, मतलब BD बराबर DC, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं कि AB अनुपात में कैसे लिखें, AB/AC होगा बराबर BD/DC। तो इसमें देखते हैं कि या तो अपन BD बराबर DC लिख सकते हैं या DC बराबर BD, दोनों में से किसी को भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये बनेगा AB/AC बराबर BD का मान चेंज कर लें, BD बराबर क्या है DC, तो DC/DC, DC से DC कैंसिल, तो बचा 1। अब अपन क्या करेंगे आगे कि AB/AC आया है बराबर 1, इन दोनों का क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो AB बराबर क्या है अपने पास AC, जो मान अपन क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, ये मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो AB² प्लस AC बराबर क्या रखेंगे AB, तो AB² बराबर x, BD² प्लस AD², AB² और AB² कितने हुए 2, AB² बराबर x, BD² प्लस AD²। क्या ये आपको एक पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला बनता दिख रहा है, जहाँ AB² होता है, BD² होता है प्लस AD² होता है। क्या अपन इस अक्ष की जगह 2 रखें तो ये क्या बनेगा, एक पाइथागोरस प्रमेय बनेगी। तो जैसे अपन ने x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 AB² बनेगा बराबर 2 BD² प्लस AD²। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय बन गई कि AB² बराबर BD² प्लस AD², जो क्या बन गई, एक पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो अपने पास x बराबर क्या आया, x बराबर 2 रखने पर अपने पास ये एक पाइथागोरस प्रमेय बनी है। तो इस x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो गया। अब अपने पास इसका अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, कि क्या होती है, कि शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि tan² 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो अपने पास tan 60 डिग्री का मान होता है, वो क्या होता है √3। तो अपने पास इसमें क्या दे रखा है tan², तो क्या करेंगे अपन tan² 60 डिग्री तो बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी कितनी होगी। जैसे यह एक क्या है, एक स्तंभ है और यहाँ पे क्या है, एक नाव है।
तो जहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे तो क्या होगी, नाव है, जैसे यह एक स्तंभ है, यहाँ ऊपर से देखने पर इसका एंगल कितना बन रहा है, अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो ये कोण भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो अपने पास क्या ज्ञात करना है कि नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, नाव की इस प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी, जो अपन मान लेते हैं x, और इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर। तो जिसमें लंब और आधार, मतलब लंब किससे, एंगल का सामने वाला लंब, और अपने को आधार ज्ञात करना है, लंब और आधार किस में पूछता है, तो ये पूछता है टेन में। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या, 50 बटे में आधार का मान है x, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50 बटे में x। इनका क्या करेंगे, अब वज्र गुणा कर देंगे, तो x यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 50 बटे में √3 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, नाव से प्रकाश स्तंभ की दूरी, जो इतना ही सोल्व करवा रहा है इसमें। तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, या न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य, या सीमांत मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बहुलक होता है जो सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या होता है, मूल्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक, जैसे यह एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब बहुत सारी अपन स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिनकी कोई अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब गिनती भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ब है। कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 64:27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका, दो गोले हैं, है ना, जैसे एक गोला ये हो गया जिसकी त्रिज्या हो जाएगी r1, दूसरा गोला हो गया ये जिसकी त्रिज्या हो गई r2। तो गोलों के आयतन, मतलब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है ना। तो इसमें दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, तो यहाँ एक की त्रिज्या r1, एक की त्रिज्या r2, तो यहाँ मानेंगे 4/3 πr⁴ अपॉन 4/3 πr⁴ बराबर कितना दे रखा है, 64/27 दे रखा है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। 64 को किस अनुपात में, मतलब एस किस रूप में लिखेगी, इसकी पावर 3 आ जाए, बराबर मान हो 64, तो 4 की पावर 3 बटे में 3 की पावर 3, ये होगा कि r1 अपॉन r2 का क्यूब बराबर 4/3 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे r1 बराबर क्या आएगा, 4, और r2 बराबर आया अपने पास 3, ये दोनों मान आए हैं। इसमें पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अपने को क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि 4πr² होता है ना। इसमें अपन ने माना है कि r1 और r2, तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये आएगा 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, r1 का मान कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे, और r2 का मान है 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 16/9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16/9 या 16:9। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ड, जो है 16:9। अगला प्रश्न है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो तो कहलाती है, क्या कहलाती है, कि वृत्त की वह जीवा जो जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो। जैसे ये हो गया एक वृत्त, है ना, वह जीवा ये हो जाता है यहाँ से लेके, जैसे इसका ये सेंटर है O, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी है R, तो इसका दुगना, मतलब यहाँ से लेके ये वाला भी जुड़ जाएगा इसमें। तो इसमें हो गई R प्लस R बराबर क्या होता है, 2R, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास से। तो ये क्या हो जाएगा, व्यास। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ब। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि एक साथ 2 पासों को उछाला जाता है तो संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता, तो कुल तो कितने आ सकते हैं परिणाम,
कुल परिणाम होंगे इसमें कितने होंगे 36 हो जाएंगे। बट अपने को क्या करना है इसमें कि जिनका योग 7 हो तो किस किस के हो सकते हैं, 1 और 6 के, 6 और 1 का, 2 और 5 का, 5 और 2 का, 3 और 4 का और 4 और 3 का, इनका योग 7 हो सकता है। तो ये टोटल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका सूत्र होता है प्रायिकता का ज्ञात करने का कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने पास 6 और कुल परिणाम है 36। इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1/6 या 1/6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/6, जो है ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी जिसका nवां पद है an बराबर 3n + 7 है का सार्वअंतर कितना होगा। तो अपने पास दे रखा है कि an बराबर 3n + 7। अपने पास फॉर्मूला होता है कि an बराबर a + n - 1d, है ना। इसको सोल्व करते हैं तो a + nd - d, है ना। तो nd + a - d, 7 की जगह तो अपन ने ये रखा है ना। और n के साथ जो गुणा हो रहा है वो क्या होगा d का मान होगा। तो यहाँ पे जो n के साथ गुणा होता है वही किसका मान होता है सार्वअंतर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि d बराबर है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम पद a और सार्वअंतर है अपने पास d वाली एक AP का nवां पद an बराबर क्या होगा। तो अपने पास अभी अपन ने लिखा था कि an बराबर होता है a + n - 1d, जिसका क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। an बराबर a + n - 1d। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 + tan² थीटा और 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा का मान कितना होगा। तो ये दे रखा है कि 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। तो 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा बराबर क्या होगा 1 - sin² थीटा। ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा। तो 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा और 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। तो 1 sec² थीटा बराबर क्या होता है 1/cos² थीटा इंटू cos² थीटा। cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल, तो अपने पास मान क्या है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो घन की भुजा क्या होगी, है ना। इसमें क्या दे रखा है कि किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन क्या है दोनों बराबर हैं तो उस घन की भुजा क्या होगी। तो अपन ये देखते हैं जैसे घन का क्षेत्रफल होता है बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर और आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यूब। ये दोनों क्या है बराबर, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर भुजा क्यूब। भुजा स्क्वायर से ये भुजा क्यूब कैंसिल कट हो गया, मतलब यहाँ पे एक भुजा बची। तो भुजा बराबर क्या आ गया 6 इकाई आ गया अपने पास। जिसमें पूछ भी क्या रहा है कि घन की भुजा कितनी होगी 6 इकाई होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका संचयी बारंबारता का क्या ज्ञात करने के लिए माध्यक ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है a + 3 a + 6 a + 9 तथा a + 12 का माध्य 10 हो तो a का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य क्या होता है मतलब संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, तो माध्य ज्ञात होता है। तो यहाँ पे दे रखा है अपने पास a, इन सभी का क्या कर लेंगे योग कर लेंगे। तो a + 3 प्लस a + 6 प्लस a + 9 प्लस a +
12 बटे में कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 बटे में 5। इनका माध्य क्या दे रखा है, 10 दे रखा है ना। इनका योग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5a प्लस 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30। ये 5 यहाँ भाग हो रहा है तो इधर क्या होगा, गुणा होगा, बराबर 50। तो 5a बराबर, ये 30 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस के 30, 50 में से 30 गए तो कितने बचे 20। ये 5 का गुणा हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, भाग, तो a बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 4। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि a का मान ही ज्ञात करवाया, तो a बराबर कितना मान आएगा अपने पास 4 आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास है नेक्स्ट पर्सन कि वृत्त, नेक्स्ट पर्सन है कि वृत्त के तिर्यकखंड की चाप की लंबाई l और क्षेत्रफल a में संबंध होता है, तो क्या संबंध होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वृत्त के तिर्यकखंड की चाप की लंबाई l और क्षेत्रफल a में संबंध होता है। तो वृत्त की तिर्यकखंड की चाप की लंबाई l और क्षेत्रफल a में संबंध होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि a बराबर क्या होता है 1/2 इंटू l इंटू r होता है ना। क्या होता है कि a बराबर 1/2 इंटू l इंटू r होता है। जैसे अपने पास ये हो गया क्या, एक वृत्त हो गया है ना, यहाँ से ये हो गया इसका तिर्यकखंड, तो ये हो गया बिंदु O मान लेते हैं, ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये R हो गया, ये भी R होगा, दोनों तिर्यकाएं होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा L, या तो इसको स्मॉल से लिख लो या कैपिटल से लिख लो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, A बराबर 1/2 है ना इंटू L इंटू R हो जाएगा, L इंटू R, जो इसका संबंध दर्शाता है कि दो सिक्के एक साथ, नेक्स्ट पर्सन है कि दो सिक्के एक साथ उछाले गए, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल परिणाम क्या होंगे, पहले तो वो लिख लेते हैं अपन, जैसे कुल परिणाम क्या होंगे कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो वो आ सकते हैं हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड और टेल भी आ सकता है, और टेल और हेड भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास 4 प्राप्त हो गए है ना कुल परिणाम। और इसमें पूछ रहा है कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होती है। तो चित्त क्या होता है टेल, और पट क्या होता है ये होता है ना। तो अपने पास क्या पूछ रहा है कि अधिक से अधिक एक पट, मतलब जिसमें एक पट हो भी सकता है और एक से कम भी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों दे रखे हैं, ये तो हो नहीं सकता। इसमें दो दे रखे हैं क्या, टेल टेल, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, और कुल परिणाम है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। अब अपने पास है नेक्स्ट पर्सन पर बढ़ने से पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और वो भी परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ क्या हो, पास हो सके। तो नेक्स्ट पर्सन है कि संख्याओं 12 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इनका हल करेंगे। ये 12 2 से डिवाइड होगा तो 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1, सॉरी 3 से 1, तो इसके टुकड़े हुए 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 बराबर है ना। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1। और नेक्स्ट है 20, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 2 से डिवाइड 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से एक बार, तो 20 बराबर क्या होगा कि 2 इंटू 5 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वो होता है कि इनमें से वो कॉमन संख्या जिसका मतलब इसमें भी हो वो संख्या और इसमें भी हो और उसकी सबसे न्यूनतम घात। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कॉमन क्या रहा है दोनों में 2, और दोनों में घात भी क्या है समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 बराबर होगा 4, जो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम भी अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम में मतलब वो सभी नंबर आएंगे और बट उन नंबरों की सभी की उच्चतम घात आएगी। तो यहाँ पे जैसे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ये 2 आ ही गया और 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 उच्चतम घात क्या है, 2 की पावर 2
इंटू 3 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से करेंगे 30 और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60, जो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ आया अपने पास 4 और एलसीएम आया अपने पास 60। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य एल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि एल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो जैसे अपने पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है बहुपद कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इसके शून्यक दे रखे हैं के शून्यक जो अपने को बता रखे हैं एल्फा तथा बीटा, एल्फा तथा बीटा है ना। तो इसमें से अपन इन दोनों का योग करें पहले, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ बी का मान क्या दे रखा है माइनस का 5, मतलब माइनस 5 अपॉन ए बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 5/1 बराबर क्या होगा 5। ये क्या हो गया एल्फा प्लस बीटा का मान है, मतलब शून्यकों का योग। और दूसरा ज्ञात करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। तो कैसे ज्ञात होगा, जो अचर पद होता है उसमें ए का भाग लगता है, मतलब सी अपॉन ए। सी बराबर दे रखा है अपने पास के/1 बराबर के। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया के, और शून्यकों का योग हो गया 5, है ना। अब अपने को क्या इसमें बता क्या रखा है कि एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है 1, तो अपने को के का मान ज्ञात करना है। तो अपने एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें कि एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो 1, यही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और यहाँ पे एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको ओपन करेंगे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आएगा, है ना। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा बराबर 1, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। जब इस समीकरण को हल करेंगे तो अपने पास एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला यही फॉर्मूला आएगा, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे एल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है अपने पास 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 एल्फा प्लस बीटा का, एल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है के माइनस का 4 के, और बराबर कितना है 1, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 4 के, मतलब ये 4 के उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस का 4 के, 25 में से 1 गए तो 24 बराबर 4 के, ये 24 4 से डिवाइड होगा, है ना। तो के बराबर क्या आएगा अपने पास 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा, जो हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर्सन बढ़ने से पहले यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी बताएं कि कैसा लग रहा है यह वीडियो आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो इसे समीकरण में कैसे लिखेंगे। तो अपने पास है, अपन ने मान लेते कि माना भिन्न है x/y, है ना। तो अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ रहा है 1 जोड़ रहा है, तो x + 1/y + 1, तो ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। इसे समीकरण में ऐसे लिखेंगे, और बाकी इसको आगे भी हल करके लिख सकते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे वजर गुणा करेंगे, तो क्या होगा 2x + 2 बराबर y + 1। इन दोनों को बराबर के इधर लाएंगे तो ये बनेगा 2x - y, 2 प्लस का और माइनस का 1, तो बनेगा 1 बराबर 0। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपने पास है नेक्स्ट पर्सन, जो पर्सन नंबर 4, कि दी गई आकृति में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है यदि AB बराबर 4 सेमी
AC बराबर 6 सेमी है तो BD अपॉन DC अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। दी गई आकृति, आकृति कहाँ दे रखी है अपने पास, ये रही कि आकृति दे रखी है, ये आकृति हो गई कि ABC और D, ये है 6 सेमी और ये है 4 सेमी, है ना। अब अपन पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे, और आकृति अपन ने बना ली है इसमें। तो यहां बता रहा है कि दी गई आकृति में AD कौन सा, ये वाला AD, कोण ए का समद्विभाजक, मतलब ये वाला कोण है इसका क्या है, समद्विभाजक। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि AB बराबर 4 सेमी और AC बराबर 6 सेमी हो तो BD अनुपात DC अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास ये क्या होता है कि AB बटे में AC, मतलब AB बटे में AC बराबर BD बटे में DC, यही होता है अपने पास। तो AB का मान क्या दे रखा है अपने पास, 4 बटे में 6, है ना, और BD बटे में है DC। ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, ये 2 से डिवाइड और ये भी 2 से डिवाइड, तो BD अनुपात DC बराबर आएगा 2:3, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि इसमें BD अनुपात DC, तो BD अनुपात DC है 2:3। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु युग्म 2 और 3, 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने पास दे रखे हैं 2 और 3 और दूसरा दे रखा है 4 और 1, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 y1, x2 और y2, है ना। x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का माइनस ये 3 हो जाएगा, है ना। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस के 3 घटाए तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो अपन इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल होगा 2 और इस 2 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर का 2 ही, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 100 पाई वर्ग मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में 4 पाई, इसके द्वारा अपन इसको सीधा ज्ञात कर सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 पाई और बटे में 4 पाई, इनका वर्गमूल। पाई से पाई कैंसिल, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 बार, तो ये आया अपने पास अंडर का 25, तो बराबर 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, और ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा इसका, मतलब R बराबर क्या आएगा, 5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है, तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें दे रखा है कि लंबाई L बराबर है 90 और लंबाई बराबर कितनी है 90 और चौड़ाई जिसे बोलते हैं ब्रेथ, ये कितनी है 50 सेमी, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट बोले तो ऊंचाई बराबर है 30 सेमी, जो सभी किस में दे रखे हैं, सेमी में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसका, कौन सा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं,
बराबर 2 गुणा लंबाई का मान है 90, 90 चौड़ाई का मान 50, 90 गुणा 50 प्लस 50 गुणा हाइट का मान है 30, तो 30 प्लस 30 गुणा लंबाई है अपने पास 90, तो 2 90 को 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 4500 प्लस 50 को 30 से गुणा करेंगे तो ये होगा 1500 प्लस 30 को 90 से गुणा करेंगे तो 2700, 4500 और 1500 6000, 6000 में 2700 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8700, है ना, बराबर 8700 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 17400 वर्ग सेमी। अब अपने पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा था, अपन इसको मीटर में भी ज्ञात कर सकते हैं। मीटर में कैसे करेंगे, 17400 में कितने का भाग देंगे, वर्ग सेमी, मतलब वर्ग का मतलब जो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग दे रखा है, मतलब 100 गुणा 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो बराबर इससे क्या लगेगा फिर 2 पॉइंट छोड़ के, तो 1.74 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा ये, है ना। तो इस प्रकार से अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सेमी में रखे तो यहाँ हो गया और मीटर में बदलेंगे तो 1.74 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब अपने पास है इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 कि एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेमी और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो वृत्त के लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या है जो r बराबर कितना दे रखा है अपने पास 14 सेमी और त्रिज्याखंड का कोण बोले तो थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई याद करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है कि L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई का मान दे नहीं रखा तो अपन यहाँ क्या लेंगे 22/7 इंटू आर का मान दे रखा है 14 इंटू थीटा बराबर है 90 डिग्री बटे में 180 डिग्री। ये कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 बार, 22 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 11, तो L बराबर क्या आएगा अपने पास 22 सेमी। तो L बराबर क्या है 22 सेमी, जो लघु त्रिज्याखंड की क्या है चाप की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। क्या दे रखा है कि एक छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। जैसे ये हो गया, है ना, इसको मान लेते हैं A, B और C। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण अपन ने माना है थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगी यहाँ पे छड़ और ये क्या आ गई छाया आ गई, है ना। तो अपन इसका कोण क्या मान रहे हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है थीटा है, लंब और आधार यही बता रखा है। तो ये किस में होता है tan में, तो tan थीटा बराबर होगा कि BC अपॉन AB, है ना। जो अपने पास दे रखा है कि tan थीटा, इसका मान दे रखा है मान लेते हैं 1 और इसका मान लेते हैं √3, क्योंकि इसमें 1 दे रखा है और √3, मतलब छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है, मतलब छड़ की लंबाई का और छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। तो ये होगा 1/√3, जो tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर क्या आएगा अपने पास 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ क्या रहा है कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना आएगा अपने पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो अपने पास अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। जैसे 0 डिग्री है यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ, पहले सूरज था यहाँ, तो लंबाई परछाई की लंबाई कितनी होगी बहुत ज़्यादा होगी, अनंत तक जाएगी। जैसे जैसे अपने पास अब आ गया यहाँ पे, तो इसकी परछाई क्या आएगी यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ आएगी, है ना, मतलब यहाँ से गढ़ती गढ़ती यहाँ आएगी, फिर जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ आ गई,
फिर यहाँ आया तो यहाँ आ गई। जैसे ऊपर आएगा एकदम, सूरज ऊपर आ गया इसके, तो परछाई कहाँ बनेगी, मतलब परछाई ज़्यादा से क्या हो रही है, कम होती जाएगी। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री यहाँ से जब ये यहाँ पर आया, कहाँ पे आया, 90 डिग्री पे आया, तो होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो परछाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मतलब लंबाई, छाया या परछाई, छाया भी लिख सकते हैं इसको और परछाई भी लिखते हैं। तो परछाई की लंबाई कम होती जाएगी। तो अपने को क्या लिखना है, ये लिखना है इसका मान, कि परछाई की लंबाई क्या होती जाएगी, कम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे इसका भी फ़ायदा मिल सके। आज के लिए अपने पास इतना ही है। कल अपन खंड ब को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।